संक्षिप्त करिए माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त नहीं, जितना समय अलाट होगा, जो आपको पीठ पर देखकर बोलना है। Legislative priority should be given to finance-related bills before taking up other matters of such sensitive and consequence. I would like to ask, what is the urgency in bringing this bill at this stage? Why can it not be examined with the depth and care it deserves? And very importantly, sir, we need representation of that community in these two houses. उनको बना के लाइए नॉमिनेटेड मेंबर, उनकी तकलीफ को सुनिए, उनकी दर्द को सुनिए, उनकी व्यथा को सुनिए, उनके सर्वाइवल को सुनिए, एंड देन ब्रिंग दिस बिल टू द हाउस। बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई। नहीं, 1.5 मिनट ज्यादा हो गया है। सर, इन द लास्ट 10 years, 7 out of 10 bills were sent to JPC, and in the last 5 years only 2 out of 10 were. Are we doubting the competency of JPC? What is this reduction? आप हर चीज को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, मत करिए, आवाज को सुनिए, समझिए। बहुत बड़ी परीक्षा आपके सामने आने वाली। All this raises a very important question. Are we as a House moving away from detailed legislative scrutiny? And if so, does it not risk undermining the very purpose of our parliamentary committee system? The bill completely removes the right to self-determination, and this is a clear violation of the NALSA judgment and the constitutional rights guaranteed in Article 14, 19, 21. Are we strengthening the Constitution, or are we drifting away from its guarantees of equality, dignity, and justice? ना बुद्धिजीवी है, ना हृदयजीवी। Bringing in such a insensitive legislation really is pathetic. You are talking about a very धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य अब्दुल वहाब, 3 minutes। अब्दुल वहाब को मैंने पानी पिलाया, बैठ जाइए। नहीं, आपने पानी जान बिटास को पिलाया है। Sir, we are talking about discriminate against a certain minority, and minority is not only religious, it is also social. Is this government, by bringing this bill, going against the Constitution of India, or is it that they want to create a vote bank for the upcoming elections and aid in SIR? Does this bill uphold constitution morality, or does it risk creating division rather than protecting rights? Sir, our legislation should protect and not isolate and not exclude, according to me and my party. This bill is discriminative, inhumane, and taking away from the dignity of a section of the society. My request is to withdraw the bill, send it to JPC, bring it back after consideration in the monsoon session, and let's discuss it. Thank you so much for being generous. ये साल का बजट और ये वित्त विधेयक सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है या पन्नों का दस्तावेज नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हमें एक विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत दिखता है। ये आईना है जिसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी सोच को देखने को मिलता है। ये एक आईना है जिसमें हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम युवाओं की प्रतिभा को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम अपने सेना के अदम्य शौर्य को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम सरकार की प्रतिबद्धता को देख सकते हैं, जो इतने जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था इतने टर्मोइल सिचुएशन में भी मजबूत है। लेकिन विडंबना देखिए महोदय, जिस आईने में हमें विकास और विश्वास दोनों ही दिख रहा है, उसमें विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा। इनके विरोध पे एक मशहूर शायरी याद आता है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा,
जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है अपने नाजो अंदाज में रोज झूठ, फरेब और अफवाह का जहर इस देश को पिलाने का प्रयास करती है, पर ये जानते ही नहीं है कि देश इनके नकारात्मक राजनीति को बहुत साल पहले ही इनकार कर दिया है। इस शेर में विपक्ष का पूरा सियासी चरित्र देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, IMF है, OECD है, जो भारत की ओर उम्मीद से देखती है और भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है, पर हमारे विपक्ष के कुछ विद्वान हैं जिनको इस पूरे विकास में कुछ दिखता ही नहीं, और वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मजाक की बात तो ये है सर कि जो खुद इलेक्टोरली डेड हो गए हैं, अब बार बार विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तो खाली पड़ा है। अर्थव्यवस्था को क्या डेड कहेंगे? आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसी विकास का प्रमाण है कि हमारा बिहार भी आज आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे 10 साल में मिले थे। ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियां कभी इनकी प्राथमिकता थे ही नहीं, वो हमेशा बिहारियों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते थे। विपक्ष के साथी हमेशा एक नए शब्द का जो है उपयोग करते हैं, कहते हैं टैक्स टेररिज्म। और सबसे मजाक की बात यह है कि जिनके समय में टैक्स कलेक्शन सबसे लोएस्ट था और टेररिस्ट अटैक्स अपने चरम पर था, वो टैक्स टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना असली टैक्स टेररिज्म था, और इसके बारे में ये कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब हम आते हैं इनके टैक्स सिस्टम की नीतियों पे। 1970-71 में 11 टैक्स स्लैब थे, जब 2 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगभग 85% थे और 10% का सरचार्ज था, यानी 100 रुपये कमाने वाला मात्र 6.5 रुपये बचाता था। आज जो टैक्स फ्री इनकम है उसका लिमिट बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया, जो यूपीए के कार्यकाल से 6 गुना ज्यादा है। 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 रुपए थे, और 2025 में ये 1 लाख रुपए प्रति माह हो गए हैं। असली रिफॉर्म्स तो ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए थे, और आज वो बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 19.6% है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। आज भारत का टैक्स सिस्टम टैक्स टेररिज्म के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सर फर्स्ट टाइमर हम लोग को ऐसे इतना कम मौका मिलता है, प्लीज सर 2 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। समय दे दीजिए सर। सर इतना विकास देख के विपक्ष का जो अलायंस है वो भी नहीं टिक पा रहा। बंगाल में तो विकास इतना, हमारी सरकार विकास कर दी गई है कि अलायंस को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बंगाल में इनका क्या हाश हो रहा वो तो हम लोग देखें, और बिहार में जो हाल इनका हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कुछ साल बाद लालटेन लेकर के बिहार में खोजना पड़ेगा।